हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इससे पहले हमने मौद्रिक नीति के परिमाणात्मक उपकरणों के बारे में विस्तार से चर्चा की और यहाँ हम देखेंगे गुणात्मक या चयनात्मक उपकरण क्या हैं, इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो पिछले वीडियो में भी हमने चर्चा की थी कि परिमाणात्मक उपकरणों का प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था पर एक साथ पड़ता है। जब हमें अर्थव्यवस्था के किसी विशेष क्षेत्र को प्रभावित करना होता है तो उस स्थिति में हम चयनात्मक उपकरणों का प्रयोग करते हैं। जैसे वित्त मंत्रालय को या हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर को ये लगता है कि प्राइमरी सेक्टर को आगे बढ़ाना है। हमारा जो कृषि क्षेत्र है, मत्स्य पालन है, फिशिंग है, ये सेक्टर जो है बहुत प्रभावित है, इसको अधिक लोन की आवश्यकता है। किसी दूसरे क्षेत्र को कम करने की आवश्यकता है, जैसे वाइन है या देश के अंदर नशा प्रवृत्ति बढ़ रही है तो तंबाकू है या इस प्रकार की जो इनकी जो इंडस्ट्रीज़ है इसको डिमोरलाइज करना है। तो ऐसी स्थिति में लोन को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ाना है, प्राइमरी सेक्टर में बढ़ाना है और तंबाकू जैसी फैक्ट्रीज़ को, ऐसी इंडस्ट्रीज़ के लिए लोन को कम करना है। तो ऐसी स्थितियों में चयनात्मक साख का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए इसके अंदर किस प्रकार से जो है आरबीआई कार्य करता है। तो पहला जो मैंने इसमें देखा है कि चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन। तो लोन का मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब भी कोई बैंक किसी इंडस्ट्री को या किसी सेक्टर को लोन देता है तो बदले में वो जमानत की राशि के रूप में कोई लैंड या कोई अदर गुड्स, कुछ जैसे गोल्ड कहें, कोई भी चीज़ वो सिक्योरिटी के रूप में रखता है। तो मान लेते हैं कि यदि मार्जिन 20 रुपये या 20% है, इसका मतलब क्या है कि 100 रुपये की किसी वस्तु को अपने पास रखकर उसको 80 रुपये का लोन देता है और उसके बीच में मार्जिन हुआ 20%। अब यदि इस मार्जिन को बढ़ा दिया जाए, 40% कर दिया जाए, इसका मतलब है कि 100 रुपये की वस्तु रखने पर उसके बदले में केवल 40 रुपये मार्जिन है तो 60 रुपये ही लोन दिया जाएगा। यदि किसी को 60 रुपये का लोन लेना है तो उसको 100 रुपये की वस्तु के बराबर मूल्य की वस्तु जो है वो बैंक के पास गिरवी रखनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से मार्जिन को कम करके या मार्जिन को बढ़ा करके जो है लोन को कम ज़्यादा किया जा सकता है, मुद्रा के प्रवाह को प्रभावित किया जा सकता है। मान लेते हैं किसी सेक्टर के अंदर लोन को बढ़ाना है प्राथमिक क्षेत्र में, तो वहाँ मार्जिन को कम कर दिया जाएगा और जिस सेक्टर में लोन को कम करना है वहाँ मार्जिन की रेशो को क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। दूसरा है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। अब क्रेडिट की राशनिंग से क्या मतलब है, जब कोई वस्तु कम होती है तो उसकी राशनिंग की जाती है। हमारे देश के अंदर जो पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसके तहत जो लोगों को कम दाम पर अनाज दिया जाता है या उन्हें जो है कैरोसिन ऑयल जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो वहाँ राशनिंग का प्रयोग किया जाता है। राशनिंग का मतलब होता है जब कोई चीज़ कम मात्रा में होती है तो उसको किस प्रकार से सभी लोगों को समान रूप से दिया जाए। तो यहाँ राशनिंग क्रेडिट की भी होती है, लोन की भी होती है। किस सेक्टर को कितना लोन देना है उसकी एक लिमिट तय कर दी जाती है कि इस सेक्टर में इतना ही लोन दिया जाएगा, इस सेक्टर में इतना ही लोन दिया जाएगा। तो उसकी हर सेक्टर के लिए एक लिमिट तय हो जाती है जिसे हम राशनिंग कहते हैं। इसी प्रकार से डिफरेंसेस इंटरेस्ट रेट्स। तो इसके आधार पर भी जो है ऋण के प्रवाह को बदला जा सकता है। जैसे प्राइमरी सेक्टर है तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर मान लेते हैं इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ने कम कर रखा है, 7% कर रखा है एग्रीकल्चर पे। इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज़्यादा है
किसी और सेक्टर में और भी ज़्यादा हो सकता है। तो अलग अलग इंटरेस्ट रेट तय करके भी ऋण के प्रवाह को प्रभावित किया जाता है कि किस सेक्टर में ऋण को बढ़ाना है या किन सेक्टर में ऋण को कम करना है। इसी प्रकार से कई कोटा भी होता है, लिमिट भी होती है। जैसे प्राइमरी सेक्टर के लिए एक और मैं बताना चाहूँगा कि जो प्राइमरी सेक्टर में आरबीआई द्वारा तय किया गया है कि जितना भी कोई व्यापारिक बैंक या विदेशी बैंक हमारे देश के अंदर लोन प्रोवाइड करेगा तो टोटल लोन का 40% उसको प्राइमरी सेक्टर में देना ही होगा। यानी अपने कुल ऋण का 40% प्रत्येक बैंक को प्राइमरी सेक्टर में ऋण देना आवश्यक है। यदि कोई बैंक प्राइमरी सेक्टर में 40% लोन नहीं दे सकता या उसे कम रहा तो उससे उतनी राशि के बराबर किसी RIDF जैसे चल रहा है, ग्रामीण जो है हमारा नाबार्ड बैंक है उसकी योजना है, उसके अंदर उसको पैसा देना होगा, किसी ग्रामीण बैंक में पैसा डालना पड़ेगा। तो इस प्रकार से उसको करना होगा। तो फिर उसके बाद आता है डायरेक्ट एक्शन का मतलब है कि आरबीआई अपने व्यापारिक बैंकों को समय समय पर इस प्रकार के प्रस्ताव देता है, उनको समय समय पर उनके मीटिंग अटेंड करता है, उनको ऑरली मौखिक रूप से उन्हें जो है इसके लिए जो है निर्देशित करता है। और यदि कोई बैंक आरबीआई के निर्देशों का पालन नहीं करता, उसके विरोध कार्य करता है, तो ऐसी स्थिति में आरबीआई डायरेक्ट एक्शन लेकर उस बैंक का लाइसेंस भी रद्द कर सकती है। तो इस प्रकार से ये जो है एक चयनात्मक साख के तरीके हैं जिसके जरिए आरबीआई विभिन्न क्षेत्रों में ऋण के प्रवाह को प्रभावित करता है, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टेरिटरी सेक्टर है या अन्य बहुत सारे वैदेशिक क्षेत्र है, कोई अन्य क्षेत्र है, तो कहाँ ऋण को बढ़ाना है, कहाँ ऋण को कम करना है, तो इसको चयनात्मक तरीकों से ही प्रभावित किया जा सकता है। तो ये है मौद्रिक नीति के 2 प्रकार के हमने तरीके देखे हैं, परिमाणात्मक और गुणात्मक तरीके। लेकिन इन दोनों तरीकों को हम जो है पारंपरिक तरीके कहते हैं। इसके अलावा एक गैर पारंपरिक तरीके भी हैं। यदि जहाँ ये कार्य नहीं करते वहाँ पर गैर पारंपरिक तरीकों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें नकारात्मक ब्याज दर हम कह सकते हैं, जैसे जापान में है। ऐसे बहुत सारे और भी गैर पारंपरिक तरीकों से भी मुद्रास्फीति को या मुद्रा के प्रवाह को या ऋण के प्रवाह को बदला जाता है, जिसकी चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।